हर अटैम्प्ट में जो सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया है ना, जो वैसे तो याद करने में बड़ा आसान है, मतलब ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं लगता, लेकिन जो सही प्रॉब्लम वगैरह जो क्रिएट कर रहा होता है, डैट इज़ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन दिखने में बड़ा आसान है। मैं ज़रा इसकी समरी शीट मंगवा लूँ। नहीं रिकॉर्डिंग ऑन है ना? रिकॉर्डिंग ऑन है ना? चल ठीक है। जो सबसे दिखने में जो आसान है लेकिन जो लगता सही है मानने में मुश्किल है, वो कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन के रूल्स चंद एक ही हैं, मतलब या तो ग्रुप ए है या ग्रुप बी है या सेपरेट ब्लॉक है या एनटीआर है, लेकिन इसके सवाल जो हैं वो बड़े वाहियात आते हैं। ख़ास तौर पर अगर आपने गौर किया हो, जब हम कंबाइंड न्यूमेरिकल्स भी कर रहे थे और इवन जब हमने सैलरी के भी सेपरेट न्यूमेरिकल्स किए थे, उन न्यूमेरिकल्स में भी एम्प्लॉय शेयर स्कीम और कैपिटल गेन जो है वो इकट्ठा पूछ रहा होता है। डिस्पोजल जो है वो इनके लाजमी है। तो पेपर में ये आना आपको 7 से 8 नंबर का है, बट ये मेजॉरिटी अवाम जो है वो गलत करके आ रही होती है। तो इसके अब हम क्वेश्चंस करते हैं। आप सबके पास किताबें होंगी पास्ट पेपर की। इस वक्त अराउंड 12 के करीब सवाल आए हुए हैं ओवर द टाइम, ऑटम 2009 से लेके ऑटम 2022 में से, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन कैपिटल गेन में से, जब हमने क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ये पहला क्वेश्चन जो है इसका ज़रा पहले पार्ट के ऊपर आते हैं। पहला पार्ट है कि एक्सप्लेन द टर्म कैपिटल एसेट इन अकॉर्डेंस विद द इनकम टैक्स ऑर्डर। 5 नंबर का आया है। अगर पेपर में आपको आता है, बताएं कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं, लिख लेंगे। क्या होते हैं कैपिटल एसेट्स? अगर तुझे जवाब लिखेगा तो फेल होगा। नहीं, मुझे बताओ पेपर में 5 नंबर सवाल क्या लिख के आओगे? आपने ये डेफिनेशन है और डेफिनेशन आपने बाद बुक लिखनी होती है। आप डेफिनेशंस को अपनी वर्ड में नहीं लिख सकते। अब उसका सिंपल है जो आपको सिखाया हुआ है, ऑल द एसेट्स आर कैपिटल एसेट एक्सेप्ट सोडा। अब क्या बनेगा? स्टॉक इन ट्रेड, अदर मूवेबल्स, अदर पर्सन एसेट, डेप्रिशिएबल एसेट और अमोर्टाइबल एंड टेंजिबल्स आ जाएंगे इसमें। ये 5 नंबर का डेफिनेशन है जो पेपर में पूछ के आता है। वो सेकंड क्वेश्चन है, ये हमने एग्जांपल्स के तौर के ऊपर क्वेश्चन में ही कर लिया था, इसलिए इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ये 7 नंबर का सवाल है, ऑटम 2011 में उसने पूछा हुआ है। इसको हम देखते हैं। कहता है जी मिस्टर रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? कंप्यूट द अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल इनकम ऑफ फिरोज फॉर टैक्स ईयर 2009, टैक्स ईयर 2010, टैक्स ईयर 2011। उसने हमें 3 सालों का डाटा पूछा है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। रिक्वायरमेंट इसकी हमें लग गई पता, ठीक है। देखते हैं जी। कहता है मिस्टर फिरोज हैज़ बीन द CEO ऑफ अजीज़ फूड पाकिस्तान लिमिटेड फॉर सेवरल ईयर। वो किस कंपनी का CEO है? अजीज़ फूड पाकिस्तान लिमिटेड का CEO है। ही वॉज गिवन 2000 शेयर्स ऑन 1 जून 2009। उसे कितने शेयर्स दिए गए हैं? 2000 शेयर्स दिए गए हैं बाय अजीज़ AG जर्मनी, अ पेरेंट कंपनी ऑफ AFPL एट अ प्राइस ऑफ 2.5 यूरो पर शेयर। ये उसको पर शेयर हमने इसके ऊपर दे दी हैं। द मार्केट प्राइस ऑन द डेट वॉज 8.2 पर शेयर। हालांकि जो मार्केट प्राइस थी वो क्या थी? 8.2 पर शेयर थी। द शेयर्स वर ट्रांसफरेबल ऑन कम्प्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ शेयर। जब उसको शेयर इशू किए गए हैं, जब 1 साल पूरा हो जाएगा तब उसको क्या होंगे? शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होंगे, अभी नहीं दिए गए। मतलब काइंड ऑफ इसके ऊपर क्या है? रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है शेयर्स के ऊपर। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एज ऑन 1 जून वॉज 12.5 यूरो पर शेयर। जब रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हुई है तब मार्केट प्राइस क्या थी? 12.5 यूरो पर शेयर थी। ऑन 10th अप्रैल मिस्टर फिरोज सोल्ड ऑल शेयर एट 13 यूरो पर शेयर।
और उससे 50 यूरो की कमीशन भी पे की है। रेलेवेंट एक्सचेंज रेट 1 जून को ये था 2009 की, 10 को ये था, और 10 अप्रैल 2011 को हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो ये बन रहा था। अब ये सवाल है 7 नंबर का। उसने हमसे 3 ये डाटा पूछा है, बताएं 2009 में इनकम में क्या जाएगा, 2010 में क्या जाएगा और 2011 में क्या रहेगा। अब माजी के कोई 5 अटैम्प्टें हो गई हैं, उसने इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछना छोड़े हुए हैं, इसलिए इस अटैम्प्ट में इंपॉर्टेंट भी है। अब इसको आपने देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स ईयर 2009 की, कि टैक्स ईयर 2009 में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। पहले हम इसको देखते हैं टैक्स ईयर 2009 को। देखिए इसको शेयर्स मिले थे 1 जून 2009 पे। अब टैक्स ईयर 2009 का मतलब है ये ईयर ख़त्म हुआ है हमारा 30 जून 2009 में। जब इसको शेयर्स मिले हैं, ये शेयर्स थे रिस्ट्रिक्टेड, तो जब आपको रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स मिलते हैं उसका ट्रीटमेंट होता है। इसका मतलब टैक्स ईयर 2009 में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, किसी भी हेड ऑफ इनकम में कोई हम ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। ऑल तो इसको शेयर्स अलॉट हो गए हैं, बट वो शेयर्स जो हैं वो कौन से हैं, शेयर रिस्ट्रिक्टेड हैं। जब तक शेयर्स की रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट नहीं होगी हम उसका ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। तो 2009 में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं टैक्स ईयर 2010 में। अब टैक्स ईयर 2010 ख़त्म हमारा कब हो रहा है, 30 जून 2010, इस डेट पे हमारा ये ईयर एंड हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं 1 साल कंप्लीट हो गया उसकी रिस्ट्रिक्शन का, वो था 1 जून 2010 को। उस दिन मार्केट प्राइस क्या थी, 12.5 यूरो पर शेयर थी। तो हमने क्या लेना है, हमने अब इसका जो रेलेवेंट गेन आएगा एम्प्लॉय शेयर स्कीम का बेनिफिट वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम ले लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू एट अपलिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन। कितनी सी फेयर मार्केट वैल्यू, 12.5 यूरो पर शेयर। और उस दिन उसने हमें यूरो का एक्सचेंज रेट गिवन किया है। देखिए 1 जून 2010 को यूरो है था 121.40 का, तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 121.40 सर कितने शेयर से, 2000 शेयर्स हैं। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी, कितनी वैल्यू बनती है बताएं ज़रा, 303 ये शेयर्स की बनती है फेयर मार्केट वैल्यू। अब ये शेयर्स आपको दिए गए थे कितने के, 2.5 यूरो पर शेयर के हिसाब से शेयर मिले थे 1 जून 2009 को। और उस दिन जो आपका एक्सचेंज रेट था वो 118 था। तो आप इसकी कॉस्ट यहाँ पे लेस करवा दें, जो आपने कॉस्ट पे की है डैट वॉज कितना सा 2.5 यूरो। अब एक्सचेंज रेट था 118.1 मल्टीप्लाई बाय 2000, बताएं कितना आएगा, 59। यहाँ क्या आना है, बेटे मुँह तेरा 3035। कॉस्ट कितनी आ रही है, तो तेरे अलावा कोई बताए, 590। कितना गेन आया है, 2। ये इसका गेन जाएगा एम्प्लॉय शेयर स्कीम का, और 2010 की इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बन जाएगा, जो उसने कहा था रेलेवेंट हेड ऑफ इनकम बताना है कि किस हेड ऑफ इनकम में क्या कर रहा होगा, ये फॉल कर रहा होगा, ठीक है। अब 10 अप्रैल 2011 मतलब टैक्स ईयर 2011 में इसने क्या किए हैं, शेयर्स जो हैं वो अपने बेच दिए हैं। टैक्स ईयर 2011 ये ख़त्म हो रहा है आपका 30 जून 2011 पे। आपने शेयर डिस्पोज किए हैं, जो आपने शेयर डिस्पोज किए हैं आपको वैल्यू कितनी मिली है,
13 पर शेयर के हिसाब से आपने बेचे हैं। तो आप यहाँ पर ले लें कंसिडरेशन रिसीव्ड 13 मल्टीप्लाई बाय 2000 और उस दिन एक्सचेंज रेट था 1 अप्रैल को हमारे पास 123.9। क्या आती है 32214 ये इसकी क्या आ रही है, कंसिडरेशन रिसीव आ रही है। अब इसमें से आप लेस करवा दें कॉस्ट, तो कॉस्ट तो हमारे पास ये थी ना 2.5 मल्टीप्लाई बाय 118.1 मल्टीप्लाई बाय 2000 कितनी बनती है 590500। उसके अलावा एम्प्लॉय शेयर स्कीम का बेनिफिट लेस करवाएंगे हम यहाँ पे, वो कितना था हमारा 2,445,500। उसके अलावा इसने कमीशन भी क्या की है, पे की है आपको। क्या आप कमीशन कितनी है 50 यूरो की कमीशन आपने पे की है 123.90 के हिसाब से। तो हम ले लेंगे कमीशन 50 इंटू 123.9 क्या बनता है 6195। अब बताएं कितना इसका गेन आता है। और तो कोई एक्सपेंस नहीं था 180। ये क्या आया इसका गेन आ रहा है 180205। ठीक है, आप इसको शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये लेस करनी, कमीशन लेस करवानी है। कमीशन लेस करवाएंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ रहा होगा। तो ये हमारा सवाल था जिसमें उसने हमें क्या किया, उसने हमें पूछा है कि बताएं क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं, कर लो जी भाई, तो नोट कर। प्राइवेट कंपनी है बिकॉज ये शेयर्स पेरेंट कंपनी के हैं और वो जर्मनी में लिस्टेड है, यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। कर लें जी इसको नोट। दिखाओ। अच्छा, तो भी साइंसदान आदमी है, पोर्ट्रेट में ले आता। मैंने कहा इसका प्रिंटर का नहीं करा। किसका? फोटोकॉपी का? फोटोकॉपी भी हमारा ना सही आदमी। उसने ट्राई किया था वो प्रिंटर उसका कर नहीं करा। और यार ये हो जाना था बीच में से ओरिएंटेशन चेंज करके कंट्रोल पी करते बस उसको लैंडस्केप कर लेते तो कर दे डिस्ट्रीब्यूट। छोटे भाई का नहीं लेना, छोटे भाई कब दे दें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। ऑटम 2012 का रिक्वायरमेंट है, डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ मिस हमीदा इन रिस्पेक्ट ऑफ द। किसने पूछा स्केड्यूल? तूने देखे? तूने देखा उसमें क्या लिखा हुआ है? ये स्केड्यूल है यार। कौन लोग हो तुसी यार, कौन लोग हो तुसी? देखते हैं अभी। हमने मिस हमीदा की टैक्सेबिलिटी बतानी है। रिक्वायरमेंट है डिस्कस। रिक्वायरमेंट क्या है? आपने उसको टेक्स्ट में बताना, एक्सप्लेन करना, कैलकुलेट नहीं करना। वो ना खाली नंबर लिख के आने थे, आईकैम ने फेल कर दिया, फेल करेगा। उसने क्या पूछा है? डिस्कस। यहाँ पे कंप्यूट था, हमने कैलकुलेट करके दिया। यहाँ पे डिस्कस है तो हम क्या करेंगे, उसको अब एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे अंग्रेज़ी में। कहता है इन मई 2023 मिस हमीदा
सोल्ड सर्टन पर्सनल एसेट एट द फॉलोइंग प्राइसेस, उसने ये एसेट्स बेचे हैं। प्लॉट एंड DH कराची 10 मिलियन का, पेंटिंग्स 2 मिलियन की, ज्वेलरी 5 मिलियन की। वो कहती है जी प्लॉट जो था वो DH कराची में उसके फादर से उसको इनहेरिट हुआ था 12 मई 2012 में। इट वाज परचेज बाय हर फादर फॉर 4 मिलियन, और जब इनहेरिट हुआ था तब उसकी वैल्यू कितनी थी? 5 मिलियन थी। अब सिंपल सी बात है, हम इसका गेन तो निकाल लेंगे। अब इसको प्लॉट पड़ा 2012 में, ये बेच रही है 2023 में, तो इसका जो होल्डिंग पीरियड है वो तो मोर देन 6 ईयर्स है। तो हम कह देंगे कि इसके ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा, बिकॉज होल्डिंग पीरियड क्या है इसका? मोर देन 6 ईयर्स है, तो कोई टैक्स इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये एक्सप्लेन करना है, टेक्स्ट में लिखना है आपने। फिर है पेंटिंग, उसको इनहेरिट हुई उसकी मदर से जुलाई 17 में। पेंटिंग उसकी माँ ने 2350 की परचेज़ की थी, हालांकि पेंटिंग जब उसको इनहेरिट हुई है तब 4 मिलियन की। तो पेंटिंग उसने 2 की बेची है, लॉस हो रहा है, तो इसका कह देंगे लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, बिकॉज ये अंडर सेक्शन 38 पे फॉल करती है। फिर ज्वेलरी उसने 3 मिलियन की उसके हस्बैंड ने परचेज़ की थी और इससे गिफ्ट कर दी थी। अब इसको जब मिली उसके लिए क्या हो गई? कॉस्ट बन गई। तो 3 की ज्वेलरी थी का कितने की बेची है? 5 मिलियन की। तो इसके ऊपर क्या होगा? जो गेन आएगा उसके ऊपर आप क्या करेंगे? टैक्स पे कर रहे होंगे, और वो गेन जो है आपका टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब ऑटम 13 पे आते हैं। पहला है जी, देखें, एक्सप्लेन द टर्म कैपिटल एसेट एज रेफर टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2004। बता देंगे क्या होता है कैपिटल एसेट? सेकंड देखते हैं क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट है बी पार्ट की, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन या लॉस अराइजिंग ऑन द अबव ट्रांजैक्शन। कंप्यूट है, कैलकुलेट करके बताना है आपने अब इसको। तो डिस्कस में आप टेक्स्ट में एक्सप्लेन करेंगे, कंप्यूट पे आप कैलकुलेट करके बताएंगे। अब कंप्यूटेशन है उसको देखते हैं। कहते हैं जी, गुलजार इज़ अ पाकिस्तानी रेजिडेंट एंड ऑपरेट्स वेरियस बिजनेसेस। ही डिस्पोज ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2023। अब एक क्वेश्चन बड़ा मज़े का है। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल गेन या लॉस। अगर मैं इसको काट के बिजनेस कर दूं ना, इन सब का आंसर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो आपने इसका जवाब देना है कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस के पर्सपेक्टिव पे, जो आपके पास चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट है, कहता है जी गुलजार इज़ अ पाकिस्तानी रेजिडेंट। गुलजार क्या है? पाकिस्तान रेजिडेंट है और वो बिजनेसेस कर रहा है वेरियस। उसने फॉलोइंग एसेट डिस्पोज ऑफ किए हैं। पहला है एन इमूवेबल प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड फॉर ₹50 मिलियन। प्रॉपर्टी कितने की बेची है उसने? 50 मिलियन की उसने बेची है। द कॉस्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी वॉज 25 मिलियन। टैक्स डेप्रिसिएशन of ₹4 million had been allowed on the immovable property up to the tax year 2022। पहली बात है, इसने ये वाला पॉइंट बता के मुझे बता दिया है कि ये मेरी डेप्रिशिएबल प्रॉपर्टी है। डेप्रिशिएबल प्रॉपर्टी किसकी होती है? बिजनेस की होती है। तो इसका गेन या लॉस किसका पार्ट बनेगा? बिजनेस का पार्ट बनेगा। हम कह देंगे कि एज पर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, डेप्रिशिएबल एसेट्स जो हैं वो हमारे कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं बनते। सो इसका डिस्पोजल या इसका गेन जो है वो हमारा क्या करेंगे? वो हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनेंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में ट्रीट नहीं होंगे। ध्यान रखें, अगर मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट में कर दूँ ना बिजनेस, इसका ट्रीटमेंट आ जाएगा। आई कैब यही करता है, आई कैब यहाँ पे अमाउंट हिलाएगा, नाम चेंज करेगा, आंसर टोटली क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये क्या है? नो ट्रीटमेंट। यहाँ बिजनेस लिखा हो तो हम गेन निकाल रहे होंगे। तो रिक्वायरमेंट पढ़नी है। रिक्वायरमेंट वो किसके मुताबिक पूछ रहा है? बिकॉज कैपिटल गेन के जो सवाल हैं वो बिजनेस के साथ आपस में क्या है? लिंक्ड है, तो वो घुमा रहा होता है। तो ये चूंकि डेप्रिशिएबल एसेट है, ये कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं बनता, इसलिए हम क्या करेंगे? इसका गेन यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसका गेन कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस में जा रहा होगा। पॉइंट नंबर बी है, अ कार वॉज डिस्पोज ऑफ for ₹1.2 million. The car was acquired on 1st July 2021. The tax WDV of the car at the beginning of tax year 2023 was ₹0.9 million.
द कार वॉज बींग पार्टली यूज फॉर बिजनेस पर्पज। अब कार है, पहली पता कार जहन में आते साथ ही वर्ड आ गया कि जी मेरे पास है डेफिनेशन कैपिटल एसेट्स की, उसमें आता है अदर मूवेबल एसेट्स जो मेरे पर्सनल एसेट्स होते हैं, उसमें गाड़ी भी आती है और गाड़ी को हम कभी भी अपना कैपिटल एसेट कंसीडर नहीं करते। क्योंकि गाड़ी हमारा कैपिटल एसेट ही नहीं है तो इसका गेन या लॉस कभी भी हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में नहीं आएगा। सेकेंडली ये भी डेप्रिशिएट हो रही है, ये गाड़ी किसकी है, बिजनेस की है, तो इसका गेन या लॉस किसका पार्ट बनेगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बन रहा होगा, कैपिटल गेन में इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर रिक्वायरमेंट होती कि इसको कैलकुलेट करें एज पर द इनकम फ्रॉम बिजनेस तो इसका फिर यहाँ पर ट्रीटमेंट आ जाना था। पॉइंट नंबर सी देखते हैं, वो कहता है जी एन एंटीक स्कल्पचर वॉज परचेज फॉर ₹350,000 और ऑन 30 अगस्त 2010 इट वॉज सोल्ड फॉर ₹1.5 million थ्रू ऑक्शन। द ऑक्शनर वॉज पेड अ कमीशन ऑफ ₹1.5 lakh, टैक्स वॉज डिडक्टेड एंड पेड बाय गुलजार ऑन ड्यू डेट। अब देखें ये है स्कल्पचर, सेक्शन नंबर 38 पे फॉल कर रहा है तो ये कैपिटल गेन का पार्ट बनेगा। अब आपने कितने का बेचा है, 15 लाख का। आपने कितने का एक्वायर किया था, ये 3.5 लाख का, और आपने कितनी कमीशन पे की है, कितना गेन आएगा, 1 million आपका गेन आएगा और ये आपके इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का पार्ट बन रहा होगा। तो ये इसका हम क्या लेंगे, ट्रीटमेंट ले रहे होंगे, ठीक है। अगर लॉस होता तो फिर हम कोई ट्रीटमेंट नहीं, फिर हम कह देते कि इसका लॉस है एज पर सेक्शन नंबर 38, जो 38 के आइटम होते हैं उनके लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, फिर हम लॉस को इग्नोर कर रहे होते। पॉइंट नंबर 4 पॉइंट नंबर 4 है लिस्टेड सिक्योरिटीज वर सोल्ड एज फॉलो। जब इसने लिस्टेड सिक्योरिटी का नाम ले लिया ना तो ये सेक्शन नंबर 37A की बात हो रही है, बिकॉज हम पढ़ के आ चुके हुए हैं वो कंपनीज जो लिस्टेड होती हैं और ईयर एंड पे भी लिस्टेड रहती हैं वो क्या होती हैं, हमारी पब्लिक कंपनी है। तो ये पब्लिक कंपनी की बात कर रहा है। अब हमारे पास 3 सिक्योरिटीज़ हैं, आपने डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल ये क्यों गिवन की है, बताएं ज़रा। डेट ऑफ सेल और डेट ऑफ परचेज क्यों गिवन की गई है, हाँ होल्डिंग पीरियड के लिए। हमने पढ़ा था कि कोई भी सिक्योरिटी जो 1 जुलाई 2022 से पहले परचेज की है अगर उसको बेचेंगे तो जो भी गेन आएगा 12.5% टैक्स। कोई भी सिक्योरिटी जो उसके बाद परचेज की है फिर होल्डिंग पीरियड के मतलब विद इन ईयर 15, आफ्टर 1 ईयर, विद इन 2 ईयर 12.5 एंड सो ऑन हम क्या करेंगे, टैक्स लगा रहे होंगे। तो अब यहाँ पे होल्डिंग पीरियड इसलिए रेलेवेंट है कि हमने बताना है क्या और क्या नहीं। अब देखें पहली सिक्योरिटी है ये हमने ली है 1 जुलाई 2022 के बाद, ये ली 5 लाख की और 17 मार्च को बेची 4 लाख। इस पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो सिक्योरिटी ए पे हम क्या कर लेंगे, अपना लॉस कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ रहा है 4 लाख की हमारी कंसिडरेशन आई है और हमारे पास कॉस्ट क्या थी 5 लाख, 1 लाख का हमारे पास क्या आ गया, लॉस आ गया। ये हमारे पास सिक्योरिटी ए हो गई। अब सिक्योरिटी बी की बात करते हैं, 5 अगस्त को ली है और 8 जून को बेचे, ये भी विद इन 1 ईयर बेच रहे हैं। 6 लाख की बेची है, 3/20 की हमने क्या की थी, एक्वायर की थी। तो 6 लाख माइनस 3,20,000 क्या जवाब आएगा, 2,80,000। इसके ऊपर क्या आ रहा है, हमारा गेन आ रहा है। हमने ये भी रिकॉर्ड कर लिया। फिर ये आपने लिया 1 जून 2022 को, ये है 1 जुलाई 2022 से पहले की परचेज। तो 7 लाख की बेची है, कितने की ली थी, 6.5 लाख की। तो अब इसका भी गेन निकाल लेंगे, 7 लाख माइनस 6.5 लाख, कितना आया गेन, 50,000। अब हम कह देंगे कि जो सिक्योरिटी ए है बिकॉज ये 1 जुलाई 2022 से पहले की परचेज की गई है, इसका टैक्स लगेगा 12.5% के हिसाब से। और ये जो है ना ये वाली, ये भी सिक्योरिटी थी, ये भी सिक्योरिटी थी। तो सिक्योरिटी का लॉस सिक्योरिटी के गेन से क्या हो सकता है, एडजस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आपकी नेट इनकम कितनी आएगी, 1,80,000 आएगी। और ये दोनों सिक्योरिटीज़ की एक्विजिशन भी क्या है, 1 जुलाई 2022 के बाद है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा रेट लग रहा है विद इन 1 ईयर डिस्पोज किया गया है, हम इससे 15% के हिसाब से क्या कर देंगे, टैक्स कर देंगे। अगर आप यहाँ पे टैक्स की बात नहीं बताते ना, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ये टैक्स की बात जो है यहाँ पे वो ऐड ऑन है, तो वो आप अगर ये टैक्स की बात इग्नोर कर भी जाते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आप फिर एक काम करेंगे कि आप उसको नेट गेन बताएंगे। नेट गेन कितना बनेगा, 180 में 50 ऐड करने कितना बनता है, 2,30,000 आपका नेट गेन आएगा
फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी, ये भी गेन था, ये भी गेन था, ये लॉस था, ये इसमें एडजस्ट हो गया। क्योंकि सारे सेक्शन नंबर 37 एक ही आइटम्स हैं, तो इनका लॉस आपस में क्या हो सकता है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो सकता है। तो ये सवाल था हमारा कितने मार्क्स का, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 नंबर का सवाल था, जिसमें से मार्क्स सिक्योर करने। अब आप खुद बताएं क्या इसमें से मार्क्स सिक्योर करना मुश्किल है? अगर तो इसमें 6 की कर ना ख्वाहिश तो फिटे मुँह तेरा। बड़े तेरे लो एम है यार। कम से कम ख्वाब तो देखो करोड़ों वाले। मेरे सर्टिफिकेट तो आने से रहा। शक्ल ही नहीं है, क्या कह सकते हैं, हरकतें नहीं हैं, जो लेके आते हैं वो भी इंसान ही होते हैं। अब इंसानियत के नाम पे ग्रुप में बिठा दिया सर। अच्छी बात है ना, तो क्लास में शांति है, वो देख उसको नींद आ रही है आज। ये अच्छा क्वेश्चन है ये वाला जो हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ऑटम 2014 का, एक दफ़ा रीड करें खुद से, देखें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है आपकी। आपने कोशिश करनी है कि इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स जो है ना वो किया करें हाईलाइट। कैपिटल गेन के सवालों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो तारीखें हैं। इसको देखें ज़रा, आप बताएं, समझ लगती है आपको, खुद रीड करें, अपनी किताबों के ऊपर हाईलाइट करें इस चीज़ को। हाँ भाई रीड कर लिया। अब ये 10 नंबर का सवाल है, इसको देखते हैं, और आसान सवाल है। देखें, अब इसमें 5 एडजस्टमेंट है, हर एडजस्टमेंट के 2 नंबर होंगे। अब कुछ एडजस्टमेंट बड़ी आसान है, जो आसान है पहले कर लो। कोई सीक्वेंस तो नहीं है ना कि नहीं पहले यही करनी है वरना गुनाह मिलेगा, जहन्नम में जाएंगे जहन्नमी, ऐसा तो कहीं भी नहीं होता। ये 5 एडजस्टमेंट पहले आती पहले कर लो, कोई मसला नहीं है। अगर 3 आती पहले 3 कर लो, जो फंस रहे हो बाद में कर लेना, एटलीस्ट मार्क्स तो सिक्योर करो। कहता है जी कंप्यूट, अब ये क्या करनी है आपने, फिर कैलकुलेट करनी है द अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल इनकम ऑफ ज़मान फॉर टैक्स ईयर 2023 एंड स्पेसिफाई द हेड ऑफ इनकम अंडर विच द फॉलोइंग इनकम वुड बी क्लासीफाई। और हमने क्या करनी है, इनकम भी बतानी है, किस में क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। ज़मान इज़ वर्किंग एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन यासिर लिमिटेड, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ सेल एंड परचेज रिलेटिंग टू हिज कैपिटल एसेट ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2023। अब सवाल पढ़ रहे हो ना, सबसे पहले करो हाईलाइट टैक्स ईयर कौन सा अपना करो 2023, बिकॉज उसमें कुछ ऐसे एसेट्स होंगे जो इस साल से रिलेट नहीं कर रहे होंगे, आप कंफ्यूज होंगे। आपने कैलकुलेट करना है किसके हवाले से, 2023 के हवाले से। इसको हाईलाइट करो इसको कि आप कर रहे हैं 23 के लिए। अब पहला है अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम 25,000 शेयर्स ऑफ यासिर लिमिटेड वर अलॉटेड टू ज़मान ऑन 1 दिसंबर 2020 ₹4.25 ईच। अब इसको अंडरलाइन करो कि आपको अलॉट कब किए गए हैं, 1 दिसंबर 2020 को। पेपर पढ़ते हुए ये चीज़ आपकी होनी चाहिए हाईलाइटेड कि किस तारीख को अलॉट किए गए हैं।
अकॉर्डिंग टू द शेयर स्कीम ही वॉज नॉट अलाउड टू सेल या ट्रांसफ़र द शेयर बिफोर कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। अब ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 1 दिसंबर 2020 को उसको हम शेयर अलॉट कर रहे हैं, 2 साल तक की हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। इसका मतलब 1 दिसंबर 2021 और 1 दिसंबर 2022 तक की रिस्ट्रिक्शन है। 1 दिसंबर 2022 को हम क्या करेंगे, उसकी रिस्ट्रिक्शन जो है वो क्या कर देंगे, हम अपलिफ्ट कर देंगे। तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए। द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज़ 10 पर शेयर। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज़ एज फॉलो। ये उसने हमें बता दी हैं, ठीक है। 40 थी 1 दिसंबर को, फिर 48 हुई है, फिर 55 हुई है और फिर 30 जून को ये हुई है। अब ये सवाल ये पॉइंट बता रहा है कि इस पर डिस्पोजल तो है नहीं, सिर्फ शेयर्स की अपलिफ्टिंग है, तो ये किसका पार्ट बनेगा, एम्प्लॉय शेयर स्कीम का पार्ट बनेगा और ये हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी में जा रहा होगा। अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहें तो आप बताएंगे पहले हेड कौन सा आएगा, ये इनकम फ्रॉम सैलरी। अब 5 पॉइंट है ना, तो हम किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आप देखें जिस दिन आपकी रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट हो रही है उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू एट अपलिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन, 2 साल की रिस्ट्रिक्शन थी। अब कब ख़त्म हो रही है, 1 जनवरी 20 से शुरू हुई है, 30 नवंबर 2021 पे 1 साल हुआ, 30 नवंबर 2022 पे 2 साल हुए। जिस दिन टाइम पूरा हो रहा है क्या वैल्यू है, 55 पर शेयर है। तो ये भी इग्नोर हो गई, ये भी इग्नोर हो गई और ये भी इग्नोर हो गई। मुझे सिर्फ चाहिए उस डेट की फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन मेरी रिस्ट्रिक्शन क्या हो रही है, अपलिफ्ट हो रही है। एम्प्लॉय शेयर स्कीम में बाकी सब कहानी क्या है, इररेलेवेंट है। मुझे बस चाहिए फेयर मार्केट वैल्यू उस डेट के ऊपर जिस दिन रिस्ट्रिक्शन क्या हो रही है, अपलिफ्ट हो रही है। क्या है, 55। कितने शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई करें क्या जवाब आता है, 1375। ये बन गई आपकी फेयर मार्केट वैल्यू। इसमें से आपने शेयर लिया है 25 रुपये के हिसाब से, 25 है ना, तो 25 इंटू 25,000 करें क्या जवाब आएगा, 6। आपके पास ये आपका गेन आ गया और ये बनेगा जी इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट अंडर एम्प्लॉय शेयर स्कीम क्या हो रहा होगा, ट्रीट हो रहा होगा। ये क्लियर है, ये क्लियर है। अब पॉइंट नंबर 2 है, ही सोल्ड 24,000 शेयर्स ऑफ HQ प्राइवेट लिमिटेड। कौन सी कंपनी, सेक्शन कौन सा होगा, 37। 37 से क्यों कह रहे हो बेवकूफ़ो, 37 NTR का पार्ट है ये। उसने 24,000 शेयर्स बेचे हैं 30 जून को 200 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो 200 इंटू 24,000 करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू आ जाएगी। उसने शेयर एक्वायर किए थे 18,000 शेयर्स उसने एक्वायर किए थे 55 के लिहाज से, ओके। बाकी बोनस तो ये हमने सीखा हुआ है, बोनस की कॉस्ट को स्प्रेड करना, डिवाइड करेंगे, रिवाइज कॉस्ट आ जाएगी, उसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा गेन आ जाएगा इसके ऊपर। फिर है पॉइंट नंबर 3, अ गेन ऑफ रुपीज़ 3 लाख वॉज रियलाइज। उसने हमें गेन की अमाउंट गिवन कर दी है ऑन द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ ज़िशान इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, इन जून 2030। दीज शेयर्स वर एक्वायर्ड ऑन 31 मार्च 2022। अब ये है पब्लिक कंपनी, इसका गेन जो है वो अंडर सेक्शन 37A का पार्ट बनेगा। उसने हमें गेन ही गिवन किया, हमने गेन कैलकुलेट नहीं करना, हम कह देंगे ये गेन है, ये पार्ट बनेगा सेक्शन नंबर 37A का। सिंपल सी बात है, हमें कोई चीज़ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ज़मान सोल्ड अ पेंटिंग टू हिज ब्रदर ऑन 23 मार्च फॉर 1.8 मिलियन। उसने ये पेंटिंग ली थी ऑक्शन में 2 मिलियन की, उस पर लॉस हो रहा है। 38 के आइटम है, इस पर लॉस रिकॉर्ड हो सकता ही नहीं है, तो हम क्या कह देंगे, ये अलाउ नहीं है। उसके बाद उसने अपना फर्नीचर बेचा 285 का, ये इसके हैं जी पर्सनल एसेट, एज पर डेफिनेशन इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल एसेट, तो ये नो ट्रीटमेंट। अब देखें, ये भी आसान, ये भी आसान, ये भी आसान। 10 नंबर अगर ये 3 पहले कर लेते हो, ये 2 बाद में भी करते हो, एटलीस्ट 5 नंबर तो आपके आ गए होंगे। तो टेक्स्ट के पेपर में आप स्मार्टली प्ले किया करें, जो एडजस्टमेंट ईजी है पहले कर लो,
मार्क्स सिक्योर करो। तो ये 10 नंबर का सवाल था और ये वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन समझा जाता है। हाँ आ गया ना, ये यही करके तो फेल हुआ है। ये ऑटम 15 क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा सवाल है ये, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के पर्सपेक्टिव से। पहला क्वेश्चन है जिसका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होती है बताएं, सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी इंक्लूड्स सिम डीवीडी, भूल गए हो? शेयर इन पब्लिक कंपनी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, डेरिवेटिव प्रोडक्ट, मुदारबा सर्टिफिकेट, वाउचर ऑफ पीटीसीएल और डेट सिक्योरिटीज़। ये बताया था आपको कि अगर पब्लिक इसकी आया डेफिनेशन तो आपने क्या करना है, सिम डीवीडी याद रखना। आपके पास समरी शीट्स भी आ गई हैं, पूरा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ये एक पेज पे लिखा हुआ है। इसको बस आप 2 से 3 दफ़ा रिवाइज कर लें, आपको कभी भी ये हेड भूलेगा नहीं जब भी आपको दी गई है। तो सेकंड है डेरिवेटिव प्रोडक्ट। ये क्या होते हैं? डेरिवेटिव प्रोडक्ट आर द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स विच derives देयर वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग सिक्योरिटी एंड कैन बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड इट इंक्लूड्स ऑप्शंस, डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स। ये इसके डेफिनेशन है जो आपने क्या करनी है, रट्टा मारना है। पॉइंट नंबर बी मज़े का सवाल है। अब ये देखें 7 नंबर का सवाल है और ये वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन है, बट इसके अगर आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो वन ऑफ द वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन भी यही है। 7 नंबर का है। आप इस अटेम्प्ट में अगर देखें 7 और 3 10 नंबर जो है उसने इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से पूछे हुए। अब ज़रा ये देखें 7 नंबर का सवाल क्या है। कहते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट टैक्सेबल गेन और लॉस अंडर द करेक्ट हेड ऑफ इनकम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। Also identify giving reasons whether the company is a public or private company for tax purpose। आपने गेन भी कैलकुलेट करना है और आपने विद रीजंस बताना भी है कि ये कंपनी पब्लिक कंपनी है कि ये कंपनी जो है हमारी प्राइवेट कंपनी है। ये चीज़ आपने डिटरमिन करनी है। अब पहला पॉइंट है, आशिक हैज़ 5000 शेयर्स इन रूमी प्राइवेट लिमिटेड। उसके पास 5000 शेयर्स किसके हैं? रूमी प्राइवेट लिमिटेड के हैं। अब इतना नाम पढ़ के तो माइंड जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी है, माइट भी ये 37 की बात कर रहा हूँ, बट हमने ये चीज़ इस्टेब्लिश की थी कि टैक्स में कभी भी कंपनी के नाम के ऊपर कंपनी के टाइप का फैसला नहीं किया जाता। आगे देखते हैं जी 52% शेयर्स ऑफ RPL आर हेल्ड बाय डेल्टा PLC, कि इस RPL के 52% शेयर किसके पास हैं? डेल्टा PLC के पास हैं, विच इज़ ओन्ड बाय अ ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो किसकी मलकियत में है? ब्रिटिश गवर्नमेंट की है। हम पढ़ के आ चुके हैं कि अगर कोई भी कंपनी जिसके 50% और मोर शेयर किसी फॉरेन कंपनी के पास हो और वो फॉरेन कंपनी होली ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट हो, तो ऐसी कंपनी को हम क्या मानते हैं? पब्लिक कंपनी मानते हैं। अब चूंकि ये पब्लिक कंपनी कंसिडर हो रही है एज पर टैक्स, तो ये जो गेन है ये अंडर सेक्शन 37A का पार्ट बनेगा। इसको हम क्या कर रहे होंगे? सिक्योरिटीज़ में डिलीट कर रहे होंगे। अब उसने ये शेयर परचेज़ किए हैं 250 रुपये के और उसने बेचे हैं जी, जब उसको हेड हुए तो 300 के थे, तो गेन निकालना है आपने। उसने शेयर्स बेचे हैं कितने के? हाँ, 29 जून उसने 2500 शेयर बेचे हैं 325 के। हालांकि उस दिन जो ब्रेकअप वैल्यू थी वो कितनी थी? 350 पर शेयर थी। जो ब्रेकअप वैल्यू होती है वो मार्केट वैल्यू ही होती है। तो इसने 2500 शेयर्स बेचे हैं कितने के? 350 के हिसाब से। इसको जब शेयर्स इनहेरिट हुए थे तब कॉस्ट क्या थी इसकी? तो आप इसका गेन निकाल लेंगे। जो भी गेन आएगा वो इसका अंडर सेक्शन 37A का क्या बनेगा? पार्ट बन रहा होगा। ठीक है। अब आप यहाँ पे बताएंगे रीज़न कि आपने पब्लिक कंपनी क्यों कंसिडर किया है, बिकॉज इसके सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है कि रीज़न बताएं कि कंपनी पब्लिक है कि कंपनी प्राइवेट है। ये आपने रीजनिंग भी गिवन करनी है इसको। फिर पॉइंट नंबर 2, व्हाट वुड बी योर आंसर इन फर्स्ट इसमें कि इफ़ 40% ऑफ द शेयर्स ऑफ RPL आर हेल्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, 48% शेयर्स आर हेल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड 12% शेयर्स आर हेल्ड बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर, तब आपका जवाब क्या होना था? अब इस सिनेरियो में ये प्राइवेट कंपनी है तो गेन तो हमारा यही आना था जो हमने कैलकुलेट किया है, बट वो किसका पार्ट बनना था? अंडर सेक्शन 37 का, और वो NTR का पार्ट बन जाना था। अब ये 7 नंबर का सवाल है, आप इससे कमेंट्स पढ़ लें।
अवाम ने बेड़े गर्क किए हुए थे। अभी 7 नंबर का सवाल है, इस तरह का एग्ज़ाम है, अगर आपसे पूछ ले तो मेरे ख्याल से पेपर पास आपका होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, रिक्वायरमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन। 4 ट्रांजैक्शन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल गेन्स या लॉस। अगर कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दूं तो सोल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, सलीहा इज अ रेजिडेंट पर्सन, शी डिस्पोज ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2017। इसने कुछ एसेट्स जो है वो बेचे हैं और ये है जी डिस्कस। रिक्वायरमेंट क्या है, डिस्कस है, कैलकुलेट नहीं करके आनी। कोई चौधरी होगा कहेगा जी कैलकुलेट करके आ गया हूँ, आएगा मैंने फेल कर दिया, वो चौधरी नहीं बनना, इंसान बन के आना है। डिस्कस करनी है, टैक्स में बताना है, एक्सप्लेन करना है आपने क्या ट्रीटमेंट है क्या ट्रीटमेंट नहीं है। कॉन्टेक्स्ट कौन सा है, कैपिटल गेन का। अ पेंटिंग विच ही इनहेरिटेड फ्रॉम हर फादर 4 रुपीज़, उसने 1250 की बेच दी, जब इनहेरिट की तब 1550 उसकी वैल्यू थी। इसका मतलब लॉस हो रहा है। हम कह देंगे पेंटिंग जो है वो अंडर सेक्शन 38 पे फॉल करती है और इसको बेचने पे लॉस हो रहा है। इस लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये लॉस आपको कभी भी अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, सेकेंड है जी शी सोल्ड ज्वेलरी फॉर रुपीज़ 2.3 मिलियन, जो इसके हस्बैंड ने इसको गिफ्ट की थी और उसके हस्बैंड ने कितने की ली थी, 1.3 मिलियन की ली थी। अब इसको 1 का क्या हो रहा है, यहाँ पे गेन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 1 मिलियन गेन जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे एज़ पर सेक्शन नंबर 38। फिर शी डिस्पोज ऑफ हर कार फॉर रुपीज़ 1.8 मिलियन, द कार वॉज बीइंग यूज फॉर द पर्पज़ ऑफ हर बिजनेस, द टैक्स WDV वैल्यू ये थी और डेप्रिसिएशन रेट ये था। पहली बात है हम कह देंगे कार जो है वो तो कैपिटल एसेट का स्कोप में आती नहीं है, तो ये तो हमारा कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो इसका गेन या लॉस इसका पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि ये एसेट बिजनेस का है। इसका रेलेवेंट गेन या लॉस हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस में ट्रीट हो रहा होगा। आखिरी है जी ऑन अक्टूबर शी सोल्ड अ डाइनिंग टेबल, पर्सनल एसेट है, ये भी हमारे कैपिटल का पार्ट नहीं बन रहा होता, तो इसका भी कोई कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस जो है वो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। इज डैट क्लियर? 8 नंबर का सवाल है, बताएं इसमें क्या मुश्किल है? मुश्किल है, इसके एग्जामिनर कमेंट्स ज़रा पढ़े, आपको चलेगा पता कि क्या क्या भांड मार के आए हुए हैं। पता होता है बच्चे उस वक्त ना मैसेज कर रहे होते हैं एक दूसरे को, तू तो ना ही किया अगर मैसेज। ये आपके ज़माने का कौन सा तुम्हें किसने कहा? अभी मेरा ज़माना भी आने वाला है आगे जाकर थोड़ा सा। सर इतने पुराने नहीं है, 2017 नहीं अभी भी नहीं, जब मैं था ना AFC में, ये कैफ में था। वही कब आए थे? ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 निकालें आप, उसको देखें आप, स्प्रिंग 17 का। क्वेश्चन नंबर 8 स्प्रिंग 17 का, इसको रीड करें और बताएं क्या कर लेंगे, डूएबल है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका स्प्रिंग 2017 का, बताएं क्या डूएबल है ये। कहते हैं जी एडवाइस आप लोग दे रहे हैं, मशवरा। समझ लग गई हमारा मुल्क क्यों बैंकरप्ट हो रहा है? मशवरा कौन देने वाले हैं? आप लोग। एडवाइस नजम अबाउट द टैक्सेबिलिटी ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन, जो ये ट्रांजैक्शन है हमने उसको एडवाइस करनी है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। थ्योरेटिकल आंसर है इसका भी।
Najam has purchased a house for rupees 20 million. On 1st July, he entered into an agreement with Zamir for sale of the house for rupees 25 million. As per the terms of the agreement, Najam has received 5 million on the day of the contract was signed, and the balance amount was to be paid by 30th September. However, due to financial difficulties, Zamir failed the remaining amount and Najam जो है consequently forfeited the deposit. Later on, he sold that house to Fareed for rupees 30 million. इसका ट्रीटमेंट जो है वो हमने बताना है. सिंपल कह देंगे कि जो इसने 5 मिलियन का फॉरफिट किया है वो इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाएगा, और जो इसने बाद में बेचा है इसका हम गेन निकालेंगे, 10 का गेन आ जाएगा. अब उसके ऊपर टैक्स है या नहीं है, 2 में लिया था, आप इसको बेच रहे हैं 7 में, तो घर है ये घर है. कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी अगर 4 साल के बाद बिकती है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, तो हम कह देंगे गेन तो आएगा बट इसके ऊपर कोई किसी किस्म का कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं किया जाएगा. ठीक है. प्लॉट 6 साल का है, प्रॉपर्टी 4 साल की है, फ्लैट 2 साल का. क्वेश्चन नंबर 9. Under the provision of income tax ordinance, compute taxable income or loss under the correct head of income for tax etc. in each of the following. किसी एक ही केस था, जहीर ने पेंटिंग बेची है 2 मिलियन की, ब्रदर उसने पेंटिंग ली थी 18 लाख की, 2 लाख गेन हो गया, तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का पार्ट बन जाएगा. ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, ये बताना है कि उसने पर्सनल गाड़ी बेची है, तो पर्सनल गाड़ी तो उसका ट्रीटमेंट ही नहीं होता, तो ये हम इसको इग्नोर कर देंगे. फिर है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11. इसको ज़रा देखें. जी रिस्पॉन्ड टू द इंडिपेंडेंट सिचुएशन गिवन की है. 4 नंबर का सवाल है ये. ऑन 1 जुलाई 2014 अहमद परचेज 2 स्कल्पचर फॉर रुपीज़ 410 एंड 475 रिस्पेक्टिवली. उसने 2 मूर्तियाँ ली थी. ये सेक्शन कौन सा होगा, 38 का होगा. ऑन 30 नवंबर 2019 ड्यूरिंग शिफ्टिंग ऑफ हिज हाउस दोनों मूर्तियाँ गुम गई. On 15 January, he received insurance claim of 940 in a single transaction against the loss of 2 sculpture. उसको कंबाइंड क्या मिल गया, 940 मिल गया, बिकॉज उसकी इंश्योरेंस हुई थी. द फेयर मार्केट वैल्यू जो है थी जब उसकी स्कल्पचर लॉस हुई थी तब 360 और 540 रिस्पेक्टिवली थी. हमने इसका इनकम या जो गेन है वो क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो स्कल्पचर 1 और स्कल्पचर 2 जो है ये हमने क्या करना है, उसको लेकर रिकॉर्ड करना है. ठीक है. जैसा गेन देखना कैसे कैलकुलेट करेंगे. आपके पास आ जाएगा स्कल्पचर 1, आपके पास आ जाएगा स्कल्पचर 2. ये आपको मिला इंश्योरेंस क्लेम, तो आप ले लेंगे जी क्लेम रिसीव. वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इनकी कॉस्ट तो पता है. इसकी कॉस्ट क्या है स्कल्पचर 1 की, 4,10,000, और उसकी क्या है कॉस्ट 4 लाख, ये हमें पता है. अब उसने कहा कि ये दोनों मूर्तियां गुम गई हैं, हमें क्या मिला है, इनका क्लेम मिला है. और क्लेम कितना मिला है, ये आपको मिला है टोटल. अगर आपको किसी भी एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू गिवन हो, मल्टीपल एसेट्स की, और आपको ना पता हो कि कौन सी किसकी है, तो हम क्या करेंगे, उसको अपोर्शन करेंगे, और ये अपोर्शन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू. जो भी उन एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसकी बेसिस पे क्या करेंगे, हम इसको अपोर्शन करेंगे. अब स्कल्पचर 1 की उसने क्या तो ये फेयर मार्केट वैल्यू, और दोनों की कंबाइन कितनी बनती है, 360 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे. और स्कल्पचर 2 से क्या बनती है, 540. इसको डिवाइड करेंगे 9 लाख पे,
और मल्टीप्लाई करें इससे अपने क्या जवाब आता है इसका? 3,00,000। इसका जवाब क्या आएगा? $560। तो इस तरह क्या करेंगे, आपको जो कंसिडरेशन रिसीव मिली है आप उसको ऑन द बेसिस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट कर देंगे। अब आ गई, तो ये लिख लें आप 376,000 और ये कितनी आई है आपकी 564,000। आप इससे लेस करवाएं, इस पर लॉस आ रहा है कितना और उस पर कितना आ रहा है आपका गेन आ रहा है कितना गेन है, ये आपका इस पर गेन आ जाएगा। तो इसका इस तरह से आपने जवाब जो है वो कैलकुलेट करना था। ठीक है क्या? लास्ट क्वेश्चन है ऑटम 22 का। इसका पहले बी पार्ट आप लोग रीड करें, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। लग रहा है याद आ रहा है, अपनी अपनी अटैम्प्ट लग रही है। ये काफ़ी बच्चों को लग रही होगी कि ये अटैम्प्ट हमारी अपनी थी। जब हम छोटे बच्चे थे, नए नए सीए में आए थे, अब तो बहुत ही पुराने हो गए, फ़िरौन के ज़माने के हैं। ओए तुझे सवाल किया हुआ ना पेपर में बैठ के, ये तेरी भी ये अटैम्प्ट है बेटा? तूने फर्स्ट टाइम सवाल आई क्या यही किया था? पढ़ इसको ध्यान से, पर बी पार्ट ध्यान से रीड करें। छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, अगर वो भी छीन के तेरे कितने नंबर आएंगे? तेरे इस हाफजे में तेरा ये हाल है, तो अगर छीनेंगे तो तेरा क्या बनेगा खुद सोच। इंशाल्लाह क्या कौन रहे? नहीं, मैं इस चीज़ से डिसएग्री करता हूँ। फेल और पास किस्मत पे डिपेंड नहीं करता, आपकी करतूतों पे डिपेंड करता है। अगर इतने चीज़ें रहोगे ना, वो 3 साल बाद मिलना लाइफ में। लाइफ रिक्वायर्स सीरियसनेस। आप कभी भी लाइफ को ऐसे नहीं ले सकते कि कौन चांस है हो गया तो देखी रहेगी। क्या देखी रहेगी बताओ? ऐसे ट्राई करके पास भी कर लेते हैं, ऐसे दे देते हैं शायद पास हो जाए, उनका पास भी हो जाता है। वो बकवास करते हैं, वो पढ़ के आते हैं बाकायदा। तू दुनिया दूर हो, तू दुनिया छोड़ दे भाई। रिमेंबर, आपका पास या फेल होना डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड के ऊपर। आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स योर सेल्फ क्या है। आप दुनिया में सबसे झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। आपको पता है कि आपने कितनी एफ़र्ट्स की हैं, क्या कुछ किया है, क्या कुछ नहीं किया। डीपली पता भी होता है कि आप क्या ये पास डिज़र्व भी करते थे, ये आपको पता होता है। जब आपको पता है कि हम पास होना डिज़र्व करते नहीं थे, तो आप कभी भी रिज़ल्ट से मायूस ना हुआ करें, जैसे आप नहीं हैं।
आपको पता है मैंने एफर्ट्स उतनी की ही नहीं थी कि मैं पास होना हो जाता। और अल्लाह का निज़ाम बड़ा मुनसिफाना है, अल्लाह ताला से ज़रा इंसाफ करने वाला कोई इस कायनात में नहीं है। ये कभी भी नहीं हो सकता कि दो बच्चे बैठे हैं क्या हॉल में, दोनों पेपर कर रहे हैं, एक ने 4वां पढ़ा है या 5वां पढ़ा है, फुल एफर्ट्स किए हैं, जान मारी हुई है, टाइम लगाया हुआ है, एक ने बस 10 दिन पढ़ा है, बाकी उसने इंजॉय किया है, कुछ भी नहीं किया और वो पास हो जाए वो फेल। ऐसा कभी नहीं होता। अल्लाह पाक हमेशा कहता है कि आपको आपकी एफर्ट्स के मुताबिक दिया जाएगा। अगर अल्लाह ने कह दिया है तो अल्लाह पाक तो कभी झूठ नहीं बोलते, अल्लाह पाक तो कभी भी झूठ नहीं बोलते। जो कुरान में कह दिया गया है वो सच है। आपकी जो एफ़र्ट्स हैं आपको सिर्फ उसके मुताबिक ही फल दिया जाएगा। सूनर और लेटर मिलता है। हाँ, माइट भी अभी टाइम नहीं है, माइट भी अभी एफ़र्ट्स रिक्वायर है, थोड़ी और करनी हो, वो एक अलग मैटर है। और वैसे भी जो है ना तकदीर, उसका जो पेरिफेरल डायग्राम बनती है उसको समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने इंसान को पूरे पाथवेज बना के दिए हुए हैं जिस पे इंसान ने खुद सेलेक्ट करना है और ख़ुद ही देखना होता है। आपको हर चीज़ के ना अल्लाह पाक ने ये बना के दिए हुए ऑप्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप ए पे खड़े हुए हैं, आपने जाना है बी पे। अब बी के पास बने हुए हैं कि यहाँ पे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे होके आना है, ये सारे आपके ऊपर पास बने हुए हैं। आप खुद पंगे मारते हैं, बाद में रो रहे होते हैं, स्ट्रेट पास खुद नहीं करते। अल्लाह पाक कहता है ये कि मुझसे मांगो हिदायत, सीधे रास्ते मैं गाइड करूँगा, आप नहीं करेंगे। अब मेरिट सर्टिफिकेट मांगा, ठीक है, इसमें बुरी बात नहीं है। क्या उतनी एफर्ट्स की थी? क्या उतनी एफर्ट्स की थी? आखिरी महीने की एफर्ट्स थोड़ी होती हैं। सर मैं दिन में 1 घंटा रहता हूं टैक्स का महीने में सर, पूरा दिन के। तो आप ये रखें कि आपकी ट्रेडिंग हो रही है किस्मत की अल्लाह के साथ। वो कभी भी आपको आपकी एफ़र्ट से बढ़ के नहीं देगा, जितनी करेंगे उतना ही मिलेगा। अगर 46 आया ना, तेरी एफ़र्ट 46 वाली थी। अगर इस टाइम में पास हो जाएगा ना, इसके बाद तेरी एफ़र्ट पास करने वाली अब थी तरह पास हुआ है, लेकिन फेल बड़ा हो चुका हुआ है, अब उसका मैसेज बढ़ा नहीं सकता। शायद आगे कभी किसी अटैम्प्ट में किसी और सब्जेक्ट में ले आए, बट हमेशा अल्लाह आपको आपकी एफ़र्ट्स के मुताबिक ही देगा। ये कभी नहीं कि जी मैं दुआएं मांगता रहूँगा जाके, मैं तो हजदे पढ़ी हैं, सब कुछ किया है और किया जी अल्लाह ने फेल कर दिया। भाई एफर्ट की थी हैं, तो फिर आप फिर रोज़े रखे, हमें रखे फाके हैं, फाकों का कौन सा बेनिफिट मिलता है? वो तो आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लेते। ये 5 टाइम की नमाज वो तहज्जुद पढ़ता था, वो जो बैठा आमीन वो भी कहता था। उसके अपनी कबूल नहीं था जिदे। ऐसे नहीं होता कि ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप तहज्जुद पढ़ेंगे और जो मांगे मिल जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं होता। आप अल्लाह की नमाज इसलिए पढ़ रहे हैं, उसको इसलिए पुकार रहे हैं कि आपको से कोई चीज़ चाहिए, आप इबादत इसलिए कर रहे हैं। आप पे तो फ़र्ज़ है इबादत, विदाउट एनी बेनिफिट, विदाउट एनी लालच आप पे फ़र्ज़ की गई है। आप कभी भी अल्लाह को ये कंटीजेंट नहीं कर सकते कि मैं तेरी नमाज़ पढ़ी है तो मुझे दुआ कबूल कर दे। भाई भाड़ में जाओ तुम, अल्लाह के लिए हम कोई वैल्यू नहीं रखते। हमारी नमाज़ें हमारे मुंह पे मार देगा वो, हमारी कुर्बानियाँ नेकियां कहेगा ये पकड़ो जाओ। मेरे पास उसका जिक्र करने के लिए, उसकी बात के लिए फ़रिश्ते पड़े हुए हैं और मखलूक़ात हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप कभी भी नहीं एज्यूम कर सकते कि जी मैंने नमाज़ पढ़ी है अब मैं मांगूंगा देख क्यों नहीं मिलता। आप क्या ट्रेड कर रहे हो, किससे ट्रेड कर रहे हो, किससे आप कर रहे हो? भाई इस वक्त दुनिया की आबादी 8.4 बिलियन की है, तुम तो क्या बराबर हो तो तुम अल्लाह से यहाँ पे लगा रहे हो आडा कि नहीं मैंने तहज्जुद पढ़ी कबूल करो, ऐसी की तैसी। वो ऐसे होता है। आप कभी भी इस तरह की एरोगेंस के साथ अगर आप इबादत करोगे तो वो अल्लाह के मुँह में मार देगा। हमेशा कहता है कि आजिज़ी चाहिए और चाहिए आपको इनकसारी चाहिए। अल्लाह ये कहता है मुझे सबमिट कर दो, सबमिशन कर दो, मैं जो कहता हूँ वो करो, फिर देखो मैं तुम्हारा चेंज करता हूँ। हम कहते हैं नहीं मैं आज 2 फ़र्ज़ पढ़े नहीं तो फिर दुआ कबूल करेंगे तो अगली नमाज़ पढ़नी है मैं। तो होता है। आप कभी अपने दाएँ बाएँ देखें, आप ख़ुद को सेस करें, जब कोई नीड चाहिए दबा के नमाज़ें 6 नमाज़ें पढ़ते हैं, दबा के पढ़ते हैं, इशराक भी पढ़ रहे होंगे, पता नहीं कितने नवाफल पढ़ेंगे। और जैसे अगर आपको वो रेलेवेंट चीज़ नहीं मिलती ख़त्म नमाज़ें, जुम्मे छोड़ देते हैं, ईद नमाज नहीं पढ़ते, क्यों जी मेरी दुआ कबूल नहीं, मैं नाराज़ हो गया। भाई किस नाराज़ हो रहा है तू?
रहने दो। तो एक बात कहूँ, ज़िंदगी को सीरियस ले ले। अगर लाइफ बड़ी ना क्या होती है, रूथलेस है, वहाँ उठा के मारे जहाँ पानी नहीं मिलता। कुछ टाइम के बाद तो तुझे कोई दोस्त नहीं मुंह लगाएगा। घर वाले भी डिसऑन करते थे बंदे को। अभी आपको लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ नहीं पता हैं। तो शर्म कर ले, अपने बूढ़े पर पैसा ज़ाया कर रहे हैं, ये कभी सोचिएगा। कभी मेडिटेट कीजिएगा कि आपके साथ वाले जो आपके स्कूल मेट थे कहाँ पहुँच गए हैं, कॉलेज वाले कहाँ पहुँच गए हैं। मेरे क्लास में शादियाँ हो गई थी, 3-4 बच्चे हैं। माशाल्लाह। मेरे टाइम की वजह से मेरे 5 क्यों भाई बच गया ना तू? कहा था नेक्स्ट से कुछ नहीं कहूँगा मैं। जितना आप, मैं आपको कुछ कह नहीं रहा, जितना आप लाइफ को लेते हैं नॉन सीरियस ले रहे हैं, डरा करें इस चीज़ से। ये विदाउट एनी मजाक बता रहा हूँ, डरें इस चीज़ से। लाइफ कभी भी चेंज हो जाए ना, आपकी सोच है जो मारती है। अल्लाह की पकड़ बड़ी गलत है, इससे तौबा किया करें। हर चीज़ जो है ना मजाक की नहीं होती। जैसे अभी आप कहेंगे उससे तहज्जुदें पढ़ी हैं, ये कि आप उसकी कर रहे हैं मजाक, इससे डरें अल्लाह से। अल्लाह की पकड़ साइलेंटली होती है, और वो फिर आपको पता है कि किस चीज़ से पकड़ाता है इंसान, नहीं पता होता। आप किसी की तहकीर कर रहे हैं, इबादत करी, उसने वो किया फिर भी फेल हो गया, वो उसका पर्सनल मैटर है। मैंने नहीं किया, मैं तो बड़ा खुश हूँ, मैं सोता रहा हूँ रोज़ों में, मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी। डैट इज़ द शेमफुल थिंग। रिलीजियसली ये एक शेमफुल थिंग है, इसमें प्राउडनेस तो कहीं पे है नहीं। ये वो बात है जो आप पब्लिक में कर नहीं सकते कि ये मैंने रोज़े रखे हैं, रखे नहीं हैं, मैं भूखा प्यासा रहा हूँ, सोता रहा हूँ, अफ्तारी में बस कहा अल्लाह पास कर दे, नहीं किया ठीक है भाड़ में जाए। दिस इज़ द शेमफुल थिंग कि आप बीइंग अ मुसलमान क्या कह रहे हैं। आपकी ये ज़िंदगी जो है ये 80-90 साल की है मैक्सिमम, उसके बाद जो लाइफ शुरू होनी है आपकी वो इन्फिनिट है। उससे डरें कि उस पर होना क्या है। मतलब आखिर क़यामत करे सबसे है ना हल्का अजाब, बिल्कुल लाइट वेट अजाब जिसे कह सकते हैं, वो ये है कि आपको आग की चप्पल पहनाई जाएगी, बस ये बिल्कुल सबसे हल्का अजाब है, सबसे हल्का अजाब। और वो जो आग होनी है वो दुनिया की आग से 7 टाइम ज़्यादा वो है, रूथलेस है। तो इस चीज़ को कभी सोचा करें, हर चीज़ जो है वो मजाक के लिए नहीं होती। ख़ास तौर पर रिलीजन तो कभी भी नहीं होता मजाक के लिए, आप उसका कभी भी मजाक नहीं उड़ा सकते। फ़रिश्तों का या इस तरह की चीज़ों का या इबादत का या दुआओं का, आप होते कौन है मजाक उड़ाने वाले? आप खुदा हैं? अल्लाह नोज़ बेटर कि किसने क्या किया क्या नहीं किया, किसने क्यों किया क्यों नहीं किया। आप किसी की नमाज़ों का, किसी की दुआओं का कभी भी मजाक नहीं उड़ा सकते। इस चीज़ को सोचिएगा। आपका सा छोटा भाई गाइड कर रहा हूँ, ये चीज़ अगर किसी पब्लिक में कहोगे ना तो लोग जुनूनी होते हैं, तौहीन का इल्ज़ाम लगा देंगे। ये सोच समझ के बातें करने वाली होती हैं, बिकॉज़ मज़हब एक वो चीज़ होती है जिसके ऊपर आप कभी भी क्वेश्चन नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। ये सोच समझ के बात किया करें इस चीज़ के ऊपर। एनीवेज, ठंडा हो स्लाइस भी हैं, लेकिन थोड़ा ना लाइफ को सीरियस ले। हरकत तेरी वो है, वो देख तुझे वो स्टिकर भेज रहा है कि तेरी बिस्ती हो रही है, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, वो चेक कर। ऐसे मनहूस दोस्त ना हमेशा मरवाते हैं, खुद भी डूबे दूसरों को लेकर डूबेंगे। इससे वापस लेने से यार, ये 2 दफ़ा खा चुके। चलो खैर है, छुट्टियाँ इतनी करके आता है। इसको दिए हमारे कैमरामैन को हैं, तो जाके रोएगा शुएब के पास, मुझे लेज़ नहीं मिली, मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूँगा।
मुझे नहीं पता, मुझे भी स्लाइस दो। ये जो मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने ये टेस्ट देने हैं, इसका स्केड्यूल जो है वो हम PDF में शेयर करेंगे ईद के दिनों में। बट ये अराउंड जो हैं आपके टेस्ट बन रहे हैं 30+। हाँ, डे, किस दिन, किस टॉपिक का, कितने मार्क्स का टेस्ट है, सारा कुछ जो है वो इसमें मेंशन कर दिया गया है। आपने इसको फॉलो करना है। देखें, इसके ऊपर कोई भी आपकी एडिशनल कॉस्ट तो है नहीं। अगर आप वाकई चाहते हैं पेपर पास करना, बिकॉज जहाँ पर टेक्स्ट पर सबसे मार पड़ती है वो राइटिंग है। लोगों को टेक्स्ट लिखना नहीं आता। आप जितना टेक्स्ट लिखेंगे, जितना अनसीन क्वेश्चन, जितना एग्ज़ाम प्रेशर फील करेंगे, उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। तो ये 30 टेस्ट हैं, मतलब वीकली वाइज किस किस दिन किस किस टॉपिक का टेस्ट है, ये सारे आपने क्या करने हैं, ये आपने अपेयर करने हैं। जिसमें कोई 3 से 4 मॉक्स हैं, क्वार्टर मॉक्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपने देनी है। और अराउंड ये आपके चलेंगे 25 अगस्त, आपका 27 अगस्त को फाइनल मॉक होगा, तो 25 अगस्त तक चलेंगे ये। बीच में ऑन एंड ऑफ भी हैं, कंसेक्टिव नहीं है, रेस्ट का टाइम भी है। बट कोशिश करके ये दे जाओ। अगर आप ये टेस्ट दे जाते हो, मेरे ख्याल से आपकी इतनी सफिशिएंट एफर्ट्स होंगी कि आप ICAP का पेपर जो है वो पास कर सकते हैं। आपको पेपर वो अनसीन नहीं लगेगा, वो एग्ज़ाम प्रेशर जो है वो आपको डील करना आ जाएगा, वो आपको हैंडल करना आ जाएगा। तो मेक श्योर जब आप जाएं ईद की छुट्टियों पे, उसके बाद जब आप आएँ तो आपकी नीयत यही होनी चाहिए कि आपने तमाम टेस्ट देने हैं। ईद की छुट्टियां चूँकि 9 हैं और हमने छुट्टियां इसलिए दी ताकि आप लोग घरों को जा सकें। टिकट नहीं मिलती, बसें नहीं मिलती। सो उस छुट्टियों को मैक्सिमम 3 दिन काम होगा आपका। तो इन छुट्टियों को वेस्ट करने के बजाय इनको प्रोडक्टिव वे में यूज़ कीजिएगा। ख़ास तौर पे जो R1 वाले हैं वो वाले भी, आपके R1 के भी 30 टेस्ट हैं और आपके इसके भी 30 टेस्ट हैं, ये देने हैं आप। ये क्लास टाइम के अलावा ही होंगी। मैं उनको कहूँगा इसको बैन करें, मैं खुद पैसे दूँगा उनको कि ऐ नहीं चाहिए बंदा। तो ये 30 टेस्ट की नीयत बना के जाएँ, ये आप लोगों ने इसकी तैयारी करनी है। और ये आपके पास लास्ट चांस है। जितने ये दे पाएंगे, जितने ये कर सकेंगे, उतनी आपकी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई होंगी। अगर चल जाएगा पता, आप उनको ओवरकम कर लेंगे। और ये चैप्टर वाइज नहीं है, ये टॉपिक वाइज है, मतलब कंप्लीट चैप्टर का टेस्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जो टेस्ट नंबर 2 है, उसमें जस्ट टेक्स्ट ईयर और स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल है। टेस्ट नंबर 3 में स्कोप ऑफ टेक्स्ट और बाकी चीज़ें हैं। तो टॉपिक वाइज डिवीज़न की गई चीज़ों के हिसाब से, ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो सके। जैसे अगर सैलरी की बात करते हैं तो हर चीज़ जो है वो डिवाइडेड है। सैलरी के 4 टेस्ट, जो बड़े टॉपिक उनके 5-5 टेस्ट हैं, जितने इंपॉर्टेंट है। तो इसको तैयार लाजमी आपने करना है। कोशिश कीजिएगा जितने आके आप दे सकते हैं दें। ये ऑनलाइन की फैसिलिटी किसी को नहीं दी जाएगी। जिसने आके देने हैं जस्ट फिज़िकल टेस्ट दे सकता है ये वाले आके। ये ऑनलाइन किसी को मार्क नहीं होंगे, किसी के चेक नहीं होंगे। बट ये मेरे एंड से आपको है कि अगर आप देना चाहते हैं तो आप ये दें। बट अगर आप ये कर जाते हैं, मेरे ख्याल से ICAP का पेपर आपको तंग नहीं करेगा इस अटेम्प्ट में, बिल्कुल भी। इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी अनसीन क्वेश्चंस की, अनसीन सिनेरियोज़ की, कि आपको वहाँ पे इनको डील करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रहा होगा। ठीक है, कभी भी दे सकते हैं। नहीं, क्लास के बाद टाइम एक फ़िक्स हो जाएगा। अभी टाइमिंग क्या चल रहा है, टाइम हम फिक्स करवा देंगे। कभी भी नहीं दे सकते। ये नहीं है वॉक इन टेस्ट नहीं होगा, एक स्पेसिफिक टाइम होगा, उस पर अगर टेस्ट देना होगा। वॉक इन नहीं अलाउ करूँगा मैं इस पर। तूने कौन सा आना होता है? तू कैसा गर्मी पड़े में काला हो जाऊँगा, मैं नहीं आना। सर जी 2-3 बजे से पहले सर ये क्लास से पहले रखिएगा। सर मैं मदरसे जाना होता है सर के बाद। सर चेक कीजिए मदरसे क्या फीमेल्स बैठे हैं, तो जवाब देता मैं रिश्ते वाला। हाँ, ये सारे के सारे चेक होके मिलेंगे टेस्ट आपको। जो टेस्ट देगा उसके तमाम टेस्ट जो है वो चेक होके उसको मिलेंगे। हैं? हाँ, तो फेल है। मंगवाऊँ अभी? होनी है, बेइज्जती करवानी है? चल ठीक है, इसकी किस्मत में लिखी है, मैं क्या कह सकता हूँ। ये सबको मरवाएगा। 30 नंबर का 20 वाला पास है ना। इसके अलावा ईद के बाद जब आप आएंगे तो आई गेस 9 या 10 तारीख से फास्ट ट्रैक भी स्टार्ट हो गया होगा। तो अपनी कर ले मीटिंग पहले। हाँ, तू आइए, मैं तू साढ़े आ रहा है ना, वो IMF है, डिस्कशन कर रहे हो, पैसे मांग रहे हो।
कि तारे के स्लाइस ऐसे बीते होते हैं, फील करते हैं मैंगो को। जी वो अड्डा तो कटरीना कैफ। तो ये आपने इसको ना लाजमी ईद के बाद नियत करके आना है कि आपने टेस्ट लाजमी अपेयर करने। इसके अलावा ईद के बाद फास्ट ट्रैक भी हो जाएगा अनाउंस 9 तारीख 10 तारीख से, उसके भी टॉपिक पता होंगे। अगर आपको कोई इशू किसी दिन भी हो किसी भी चैप्टर में, आप आगे क्लास में बैठ जाइएगा, आप उसको ले जाइएगा, ठीक है। ये पास पेपर क्या कर रहे हैं? नहीं फास्ट ट्रैक उसके साथ साथ ही वो क्लास टाइमिंग सुबह 11 से लेकर 1 तक है, तो 2 घंटे की क्लास है, उसमें पास पेपर साथ साथ ही। ये ऑटम 22 का सवाल था जो हम कर रहे थे, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम। पहला है जी पॉइंट नंबर बी, इसकी रिक्वायरमेंट है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट द टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ शाहिद अंडर अप्रोप्रिएट हेड्स ऑफ इनकम, ऑल्सो कंप्यूट हिज टैक्स लाइबिलिटी फॉर टैक्स ईयर 2022। आपने कैलकुलेट करना है इसको। शाहिद रेजिडेंट फाइलर है, उसने अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की आपको टैक्स ईयर 2022 के लिए। 16 जून 18 को उसको बंगला इनहेरिट हुआ जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50 मिलियन थी उसके फादर से ऑन हिज डेथ। और 1 जनवरी उसने बंगला 60 मिलियन का सेल करने का फ़ैसला किया। 6 मिलियन जो है वो उसको क्या मिला, एज आ सिक्योरिटी डिपॉजिट मिल गया था। 14 फेब को उसने क्या किया, उसको फॉरफिट कर लिया। बाद में उसने 54 मिलियन का ये बेच दिया, ठीक है। तो जो उसने 6 का किया फॉरफिट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, उसने बेचा है 54 का, जब मिला था तब 50 का था, तो 4 मिलियन का आ जाएगा गेन, उसका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का पार्ट बन जाएगा। ही ओन द फैक्ट्री बिल्डिंग एट फैसलाबाद ऑन 1 जुलाई। ही लेट आउट हिज बिल्डिंग अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी। विद प्लांट एंड मशीनरी है, नॉट के प्लांट कहीं और पड़ा है और बिल्डिंग कहीं और पड़ी है, सारा कुछ बीच में लगा हुआ था। एट अ मंथली रेंट ऑफ ₹1 मिलियन। उसके एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, 3.5 मिलियन के हुए हैं। तो वो हम लेस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ जाएगी। उसके बाद है उसके पास एग्रीकल्चर लैंड है, उसने वो रेंट आउट किया है 4 मिलियन का, हालांकि फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, 5 मिलियन थी। तो आप क्या करेंगे, हायर लेते हैं, एक्चुअल रेंट और हायर, तो हम लेंगे 5 मिलियन। अब ये किया है उसने 1 जनवरी को 6 माह का रेंट आएगा, बट ये इनकम जो है वो इसकी क्या होगी, एग्जैम्प्ट होगी, इसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगा रहे होंगे। तो ये आसान सवाल था, ये कर लेंगे। इसलिए कह रहा हूँ कर लेंगे, वहाँ तो हुआ नहीं है। हाँ करेंगे अगर रेट गिवन हो तो, लेकिन आपको पता नहीं है वैल्यू क्या है प्लांट की, वैल्यू क्या है बिल्डिंग की, पता है तो आप नहीं कर सकते। सो ये आपके क्वेश्चन हैं सारे जो कैपिटल गेन से रिलेट कर रहे थे, हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब आपका कल क्लास नहीं है, अब आपका फ्राइडे को मॉक है, आप वो मॉक देंगे मिड टर्म, उसके बाद आप लग जाइए इनकी तैयारियों में। हाँ मैं कुछ शायद वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहूँगा यूट्यूब के ऊपर ना, मैं शेयर करता रहूँगा, वो देखते रहिएगा। ईद के बाद आके फिर हम बिज़नेस वगैरह करेंगे और उसको फिर लेके चलेंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।